स्वागत है। आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं यूनियन कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी और उनके साथ है इकोनॉमिस्ट ईला पटनायक। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल में एक किताब लिखी है ऑन द बीजेपी, द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। It's a very interesting book जो अभी आई है, and congratulations on the book, Bhupendra Yadav ji and Ila ji, on this very interesting book. The book, why I find it interesting is बीजेपी में बहुत किताबें आई हैं, अब तो बीजेपी में सबका फोकस हो रहा है, लेकिन this is a book which is written by an insider जो बीजेपी के अंदर है. And secondly, what I found interesting is कि बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो रही है, क्योंकि ईला पटनायक इकोनॉमिस्ट भी हैं, लेकिन इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. बीजेपी कैसे सबसे बड़ी पार्टी बनी, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या डिजिटल टूल्स अप्लाई किए गए, कैसे कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, वेदर इट वाज थ्रू प्रोजेक्ट्स और थ्रू आउटरीच, थ्रू वॉलंटियर्स. ऑल दैट मेक्स फॉर अ वेरी फैसिनेटिंग रीड. सो कंग्रेचुलेशंस. एंड भूपेंद्र यादव जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, कब लिखी, क्यों लिखी? तो पता है लॉकडाउन में आपको इट गिव यू अ प्रोजेक्ट टू डू, यू आर गुड एट गिविंग प्रोजेक्ट्स टू पीपल, तो आपने आपको भी प्रोजेक्ट दिया, लेकिन क्यों लिखा आपने? व्हाई डिड यू फील देयर वाज अ नीड फॉर सच अ बुक? किसी भी नेशन की डेमोक्रेसी की जर्नी में पॉलिटिकल पार्टीज की जर्नी भी इंपॉर्टेंट होती है. पॉलिटिकल पार्टीज केवल एक मूवमेंट नहीं होता. पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सोशली रिप्रेजेंटेशन भी देता है, जो देश की डेमोग्राफी के हिसाब से भी अपने आप को चेंज करता है, और गवर्नेंस के माध्यम से देश की भविष्य की नीतियों को भी तय करता है, और पब्लिक के बीच में बार बार जाता है. तो नेचुरली डेमोक्रेसी में लोगों से कनेक्ट करने का एक बड़ा साधन भी होता है. और इसलिए कोई भी देश की जर्नी में कोई पॉलिटिकल पार्टी भाग लेती है तो उस पार्टी का अपना काम करने का तरीका क्या था, उसमें लीडरशिप क्या थी, उसमें डिसीजन लेने के तरीके क्या थे, और उसने कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट किया और कैसे अपने आप को सेंट्रल स्टेज में अपने आप को पाया. ये एक ऐसा विषय था जिसमें मुझे लगता था कि लोग, जब मैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के काम करता था, आप जैसे मीडिया के लोगों से मिलता था, तो बार बार पूछते थे. तो मुझे लगा कि क्या इस विषय पे कुछ लिखा जा सकता है, और फिर इलाजी के साथ मिलकर के मैंने पुस्तक लिखी. You've written about the tools, the planning, कैसे लोगों को साथ जुड़ाया किया, आइडियोलॉजी वगैरह. पर्सनालिटीज हमेशा बीजेपी में क्या जाता है ना, द पावर ऑफ टू होता है, वेदर इट इज वाजपेयी, अडवाणी, एंड नाउ मोदी जी, अमित शाह. सो एंड द डिफरेंट अपील. सो व्हाट, हाउ डज टुडेज कॉम्बिनेशन वर्क? हमने मोदी, अडवाणी, वाजपेयी के बारे में तो बहुत सुना है, पर इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए. नहीं, सबसे पहली बात है कि अच्छा है आपने कहा है बीजेपी डेमोक्रेटिक होती है कि पर्सनालिटी दो होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल दो पर्सनालिटी बीजेपी का जो नेतृत्व करती हैं, नेचुरली उनकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो पार्टी में काम करती ही है. उसके साथ बीजेपी ने एज ए पॉलिटिकल आंदोलन, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनका नाम नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने केवल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अपने आप को डेडिकेट किया. तो उन सब लोगों को भी मैंने इस यात्रा में लिखा है. और फिर जब पार्टी का कोई नरेशन बनता है तो पार्टी अपने आप को, मान लीजिए जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज किया, फिर वापिस से बीजेपी बनी, फिर बीजेपी के 2 मेंबर आए, फिर बीजेपी ने नेशनली कुछ विषयों को जिसको लोग मानते नहीं थे उनको उठाया, फिर अपोजिशन पार्टी में आके अटल जी के समय में गवर्नेंस दी, गवर्नेंस में पॉलिसी चेंज भी किए, पॉलिसियों को आगे भी बढ़ाया. तो ये सब विषय ऐसा है कि जिसका नेतृत्व करते हुए कुछ लोग दिखते हैं, लेकिन पूरी पार्टी काम करते. लेकिन इस जर्नी में नेतृत्व की भूमिका को भी नहीं भुलाया जा सकता है. नेतृत्व के योगदान से ही बाकी के लोग मोटिवेट काम करते हैं. उसको लेकर के इस किताब को लिखा गया.
There is also, what I found interesting in this book है, आप दोनों ने अच्छा डिवाइड किया है इकोनॉमी के बारे में, आपने काफी चर्चा लिखी है, which is as important as ideology and governance is the economy. What is the difference between the Prime Minister Modi's and Atal Bihari Vajpayee के time? Would you call today's economic model more socialist? Or, because जब आए थे, we all thought he would be more capitalistic, but here it seems that welfare schemes ज्यादा भाव ले रही हैं, reforms थोड़ा पीछे हो गए हैं. मुझसे से तो हम अगर दोनों सरकारों को देखें, वाजपेयी की सरकार और मोदी जी की सरकार, तो उससे हम पीछे हटके देखते हैं कि बीजेपी का क्या उद्देश्य रहा है. बीजेपी का उद्देश्य रहा है कि गरीब कल्याण, अंत्योदय, रीचिंग आउट टू द मैन इन the last man in the mile. तो उसको करने के लिए हम पहले फेज में ज्यादा एम्फेसिस देखते हैं ऑन क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी था करने के लिए. जैसे सड़कें नहीं थी, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं बनती और सड़कें नहीं बनती, जो कि वाजपेयी के पीरियड में हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, NHAI, रोड्स बने, टेलीकॉम हुआ, तो वो उसमें एम्फेसिस था थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पर. इसलिए क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं थी उस समय, हमारी पर कैपिटा इनकम मच लोअर थी, और अगर ग्रोथ नहीं थी तो आप फिर पॉवर्टी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. मतलब आप क्या देंगे लोगों को अगर सरकार के, अगर जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है. उससे हट करके जब आगे अब इस 2014 के पीरियड में आते हैं, तो ये पीरियड 10 साल बाद का पीरियड है, जिसमें कि काफी ओवर दैट पीरियड लिबरलाइज्ड भी थी इकोनॉमी. वैसे अब बिजनेस साइकिल्स में अप एंड डाउन हुआ, बट एक थोड़ी सी अलग हटके स्थिति थी. और पार्टी का हमें ये लगा कि एम्फेसिस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स इनिशियल फेज में, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी गवर्नेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ताकि लीकेजेस हटे, वो ज्यादा, उस पर एम्फेसिस ज्यादा आया पहले. पर आई थिंक कंटिन्यूटी है इस ग्रोथ एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअसली बैलेंस फाइंड करना, इस ऑब्जेक्टिव्स में कंटिन्यूटी है. Where do you place demonetization in all this? I've heard you in other interviews also saying that, you do feel that there was a cost, but ठीक है, उसका politics भी था. Given the thing, if you rewind the clock, would you advise the government to do demonetization or not? Oh, I wouldn't advise the government, to do demonetization again. But I think that at that time, my fears at least were much bigger, that it would be far more disruptive. The disruption was temporary. There was costs and benefits. Among the major benefits, I mean, costs, of course, we know the disruption in the economy when people, didn't have money to transact. But among the major benefits, which helped us in COVID times actually, was digitization. So the whole UPI framework was very quickly rolled out, and people were able to, use that framework, that whole setup now at times of COVID. Among other, fears that one had of very high GDP losses, those fears did not turn out to be true, and I'm glad they didn't turn out to be true. As yet, we are still in the middle of a very COVID continuous world where we are still feeling the, अगर demonetization का setback नहीं होता, GST का setback नहीं होता, we may be in a better position today, right? I'm not sure, because आपका demonetization हुआ एक temporary shock. उस quarter में काफी decline हुआ GDP growth में, but then the economy bounced back very quickly. So there's some research, on this. Many economists are looking back at that time, and yes, there was a disruption, but the disruption was very short. And of course, you may not have had the whole digital framework, which has allowed the economy to actually cope with COVID, which might not have been. So it's very difficult to have counter, one doesn't know what the counterfactual actually is. But I think at that time, and I'm, clearly saying this, that at that time, I thought the disruption would be very big. But with the benefit of hindsight and looking at what happened, yes, there was a disruption. But now there's this one benefit that I clearly see, which is the whole layout of the digital framework.
What Bhupendra Yadav ji, digital tools बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से अपनाया. Now of course, now that the physical rallies भी नहीं हो रही हैं, so this is coming to your advantage. And very interestingly, you wrote in the book that there are two scarce resources for a political party. One is volunteers and one is voters' attention. और उन सब में डिजिटल टूल्स काफी आपके यूजफुल आए हैं. थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे. व्हाट मेड द पार्टी गो टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन? देखिए, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी का आपस में रिलेशन होता है, और ये हमने इस बुक में लिखा है. ये 70s और 80s तक का समय था जब बहुत अच्छा भाषण देने वाले लोग बहुत ज्यादा पब्लिक को इकट्ठा करते थे, और बीजेपी ने अटल जी जैसे ग्रेट ऑरेटर को बनाया. 80s के बाद देश में एक रेडियो और उसके बाद टीवी का दौर चला, और अरुण जी, सुषमा जी, वेंकैया जी, प्रमोद जी बहुत अच्छे टीवी के डिबेटर्स और एक विषय रखने वाले थे. लगभग 2010 के बाद एक ऐसा विषय आया जब डिजिटल डिजिटल में भी प्लेटफॉर्म बढ़ते चले गए. मतलब जब शुरुआत हुआ था तो पहले फेसबुक था, जब फेसबुक पे लोकप्रियता आई फिर लोग ट्विटर पे गए, और ट्विटर पे जब लोकप्रियता आई तो मुझे लगता है पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा प्रयोग व्हाट्सएप का हुआ. और आज एक ऐसा समय है जब आपको कुछ विषयों पे बहुत अच्छा, बहुत सही तरीके से मैसेजिंग देना होता है, चाहे वो आपको पंच लाइन में देना हो, चाहे अपनी एक्टिविटी के बारे में देना हो, चाहे अपने इंटरेक्शन के बारे में देना हो, चाहे आपको अपने घोषणा पत्र के बारे में देना हो. हर टूल का अपना एक अलग स्कोप होता है. अच्छा, कोई मैसेज को ट्विस्ट करके देना हो, ये भी आरोप लगा है, फेक व्हाट्सएप मैसेजेस. फेक व्हाट्सएप तो जो करते हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब आप और कितने दिन फेक अपने नाम से तो नहीं दे सकते. क्वेश्चन यहाँ पर अपने नाम से देने वाले मैसेज की बात है, और अपने नाम से मैसेज देना असली बीजेपी ने पूरा अपने आप एक आईटी सेल बनाया है. और बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ई लाइब्रेरी बनाई है. आज भारत के 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी के जो कार्यालय वहाँ ई लाइब्रेरी है. तो एक्सेस ई लाइब्रेरी बीजेपी ने अपने सारा जितना भी लिटरेचर है उसको डिजिटलाइज करके, अगर हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में, विचार के बारे में, पॉलिटिकल डिबेट के बारे में, अन्य आइडियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्टी ने लगभग 3000 से ज्यादा किताबों का एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया है, और पार्टी के कार्यालयों में ई लाइब्रेरी बनाई है. तो पार्टी ने अपना एक इस प्रकार का डिपार्टमेंट भी बनाया कि हम जब डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे तो उन सारी चीजों को, उसका रिसोर्स हमारे पास कहाँ होना चाहिए. और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए कम्युनिकेशन एक बड़ा विषय होता है. कम्युनिकेशन का जो लेटेस्ट माध्यम होता है उसको किसी भी पार्टी को अपनाना चाहिए. और एक समय में गांधी जी ने भी अखबार को अपना कम्युनिकेशन का माध्यम बनाया था. उस समय की तो सबसे लेटेस्ट चीज वही थी. तो जब आप पॉलिटिकली लोगों को जागृत करना चाहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से प्रभावित करना चाहते हैं, तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टी. लिखा है इनफैक्ट कि 2019 के चुनाव में नैमो ऐप एंड मन की बात वाज वन ऑफ योर बेस्ट टूल्स फॉर कम्युनिकेशन. यस, नमो ऐप जो है वो अपने आप में व्यू को एक्सचेंज करने का भी माध्यम है. नमो ऐप एक इतना अच्छा पावरफुल टूल है जहां पर आप अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और आप वन वे नहीं है, टू वे भी आप अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं. आप अपनी कम्युनिटी एक्टिविटी भी कर सकते हैं. आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट भी कर सकते हैं. मेरा मानना है नमो ऐप अपने आप में एक बड़ा विषय है, और बहुत इंटीरियर विषयों तक लोगों के मन की बातों को जानना और नए उदाहरणों के साथ जीवन को आगे बढ़ाना. कि मतलब हम कोई केवल बहुत बड़ी और फिलोसॉफिकल बातों से लाइफ नहीं बना सकते. हमारे जीवन के चारों तरफ छोटी छोटी इंस्पिरेशनल चीजें भी जो घटती हैं, क्या वो भी हमारे लिए कम्युनिकेशन का या एस्पिरेशन का या हमारे लिए एक उदाहरण बन सकती है. मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार एक लंबे समय तक चलाया है, इसलिए हमने उसको लिखा है.
हाल में थोड़ा सा बदनाम भी हुआ है ना आपका आईटी सेल, इट्स कम आउट स्पेशली ऑन सोशल मीडिया एज अ टूल ऑफ अटैक ऑल्सो, जो आपकी विचारधारा से नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि, और एक्सपोजे भी हुए हैं कि आईटी सेल ने लोगों को, यू पे मनी टू गेट देम टू अटैक। हमने तो कोई ऐसा पे मनी दिया नहीं है, किसने लिया है ये तो आपने वो नहीं, बताएंगे। लेकिन आपके नाम पे बदनाम, अब बदनाम तो आप हो रहे हैं, चले दिया नहीं, लेकिन बीजेपी, नॉट आप, बट द पार्टी इज नहीं गेटिंग नहीं, बैड। नहीं हम कभी कोई अनएथिकल एक्टिविटी नहीं अपना रहे हैं, और बल्कि हमारे को भी बार बार ट्रोल किया जाता है। मैं ही अपने मैसेज पे कई बार देखता हूँ, व्हाट्सएप पे खूब तरह के मैसेज आते हैं जो सच नहीं होते। तो ये तो इन लोगों से तो बचना ही होगा, सोशल मीडिया का ये एक समस्या है। एक सवाल यूपी इलेक्शन पे आपको से चाहिए। आपने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे इला जी ने भी कहा था, दैट इज द फिलॉसफी, लेकिन योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात कर रहे हैं, सो आई नो स्कीम्स आर नॉट ये टारगेटेड। पॉलिटिकल बातें हैं। योगी जी 80-20 की कर रहे हैं, अखिलेश 85-15 की कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल भाषण देते हैं, उनके पॉलिटिकल भाषण उन्हीं से ज्यादा पूछने चाहिए। पार्टी के तो है ना, प्लेटफॉर्म तो हाँ बीजेपी तो का है। तो कोई नहीं, कुछ योगी जी ने जो कहा है, सबका साथ सबका विकास ही कहा है। उन्होंने एक मीडिया चैनल में जो कहा है, उसका क्या संदर्भ है वो बता सकते हैं, लेकिन योगी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात ही करते हैं। ये पोलराइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द राइज ऑफ बीजेपी, आप सोचते हैं? नो, दैट हैज नेवर बीन, तो व्हाट हैज बीन, इज इट? पोलराइजेशन मे बी ए फ्लूक, but BJP won UP election in 2014 by 74 or 70 more than 74 seats. Then again BJP won in the assembly election. Then again BJP won in the last Lok Sabha election. The same continued thing is happened everywhere in the other part of the country also. गुजरात में बीजेपी लगभग 35 साल से शासन में है। आप इमोशनली एक बार दो बार कर सकते हो, लेकिन आपको लगातार जनता के बीच में अगर रहना होता है तो आपको शासन में नीतियां भी बनानी पड़ती है, उनकी सेवा भी करनी पड़ती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी लाइव रखना पड़ता है। यू नो व्हाट दे से ना, बीजेपी का यूजर नेम होता है डेवलपमेंट, लेकिन पासवर्ड होता है हिंदुत्व। तो ये एट द एंड ऑफ द डे वही 80-20 में आ गया हम। हमारा यूजर वर्ड भी सेम है। यूजर वर्ड और पासवर्ड जो है आपके पास कहाँ से आया है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ये है ना। मेरा डिजिटल आप कंप्यूटर भी चेक कर सकते हैं, उसमें ना तो कोई ऐसा यूजर वर्ड है ना पासवर्ड है। Bhupendra Yadav ji, before the break, we spoke about a little bit about the philosophy, but one thing I want to know from your book, you talked about coalition dharma. आपने कहा था कि, in fact, if I may quote you, in 99 and 2004, you actually got to know what was, the workings of coalition and the rhythm of coalition government. और उसमें आपने कहा था moderate behavior from the government, keeping in mind the regional aspirations and consultation. Do you think that is happening now in 2014 and 19 also? हमने कभी भी अपने गठबंधन के साथी को छोड़ा नहीं, हमारे गठबंधन के साथी हमको छोड़ के गए हों। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथी को छोड़ा हो। बल्कि आप ये देखिए कि बीजेपी की जब 2014 में और 2019 में ज्यादा सीटें भी आई, तो भी हमारे गठबंधन के साथी हमारे दल के हमारे सदस्य रहे। और आप अभी बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने ये तय किया था कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की सीटें ज्यादा आई, लेकिन हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में रखा। तो हमने गठबंधन धर्म के विषयों को हमेशा निभाया है। कंसल्टेशन नहीं हुआ ना, अकाली दल कहती है यू डिड नॉट कंसल्ट अस ऑन फार्मर्स लॉज, डिमोनेटाइजेशन में नो वन वाज कंसल्टेड। ऐसा नहीं है, वो हमारे कैबिनेट के सदस्य थे। बीजेपी ने कभी कैबिनेट के किसी भी सदस्य को, कभी बीजेपी ने अपनी तरफ से किसी को नहीं हटाया। saying that they were consulted, it's not that नहीं, वो छोड़ के गए, हमने नहीं छोड़ा। तो एक चीज होती थी पुराने टाइम में, there was a point person for each alliance. शिवसेना के लिए प्रमोद महाजन थे, फिर उनके पहले अडवाणी जी थे, अरुण जेटली काफी पॉइंट पर्सन थे। अब उस तरह का नहीं हो रहा है बीजेपी में कि पार्टी के अध्यक्ष, ऐसा नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष जिम्मेदारियां तय करते हैं। जिस नेता की भी जिम्मेदारी जिस गठबंधन से बात करने की लगाते हैं, वो निश्चित रूप से लगाते हैं, और हमारे पॉइंट पर्सन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होते हैं। नीला जी, on political economy, how does it help in terms of actual winning elections on the ground? ये जो सब्सिडी स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं,
You see, basically in this government particularly, what you see is a lot of interaction and working together of party and the government. And when these schemes, when you give people what you had promised them, so you make certain promises and then you deliver on these schemes, and particularly when you try and deliver them in a very efficient way, taking out leakages and middlemen. Then you go back to them and you ask them, but we've described some of those processes also, that you do an audit and you ask them whether they received what they should have received or do they have any complaints. Those people then are naturally attracted to you. So I think that doing welfare schemes is part of, and the party also focused on some of the schemes. The party made, special days when they would focus on those schemes. So this kind of interaction was, and working together on various, for various Labhartis, as they would be called, was seen. In fact, we are told that will actually help, especially rural areas में बीजेपी का भूपेंद्र यादव जी इन schemes की वजह से you've been able to expand yourself from urban to rural areas also. नेचुरली जब लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस के शासन को देखा और उनको लगा कि कांग्रेस के शासन से उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, और बीजेपी का जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि जो कभी राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 100 रुपया ऊपर से बेचते हैं, 85 रुपया रास्ते में रह जाता है, वो जो बीच का जो विषय है उसको बीजेपी ने छोड़ करके जनधन, आधार और मोबाइल जैसे लिंक को अपना करके टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी में अपने गवर्नेंस के मॉडल में सफलता पाई है, उसका लाभ बीजेपी को हुआ। अच्छा, एक और बात है आपकी किताब के बारे में, मुझे सीन अ लॉट ऑफ इवेंट्स यू हैव रिटन, पर आपने जो आप कहते हैं मैं कॉरिडोर गॉसिप नहीं करता हूं, बट लिटिल बिट बिहाइंड द सीन्स के भी नहीं कहूंगी, इट वाज हेडलाइंस में था, जैसे कि मोदी जी का जब नाम आया, अडवाणी जी ने ऑब्जेक्ट किया, इट वाज नोन फैक्ट, वो घर भी गए थे, उनको मनाने के लिए मोहन भागवत वगैरह को भी जाना पड़ा. So why are you avoiding these things? These are known facts and they are part of BJP's history. बीजेपी की हिस्ट्री का पार्ट यह है कि बीजेपी में सर्वसम्मति से नेता चुना गया और उनके नेतृत्व में अभियान चलाया गया. पार्टी की हिस्ट्री का पार्ट पार्टी के डिसीजन होते हैं, और जो गॉसिप है वो गॉसिप ही है क्योंकि उसका कोई आधार नहीं. मैंने इस पुस्तक में, मैंने और इला जी ने लगभग 700 से ज्यादा साइटेशन कोट करी है, और केवल राइटिस्ट की नहीं करी है, लेफ्टिस्ट और जो है उनकी भी करी. आपकी भी एक आर्टिकल प्रिया जी इसमें कोट है, तो अगर आपका कोई ऐसा आर्टिकल है तो हम कोट कर सकते हैं. जगह आपने सुना तो आपने लिखा क्यों नहीं? लिखा था, इंडिया टुडे में कवर भी किया था हमने, अडवाणी जी बहुत दुखी थे. नहीं वो था, लेकिन उसमें कोई वो बेस नहीं था ना. आप वही कोट कर सकते हैं ना जो फैक्चुअल बेस पे, जिसको कोई थर्ड आदमी कंफर्म करता हो. कल को इस बुक को कोई पढ़ेगा तो एक भी कोटेशन ऐसी नहीं है जिसको थर्ड आदमी पढ़े और कंफर्म ना करे. मतलब उन्होंने आप हिस्टोरिकल नैरेटिव को ऐसे नहीं लिख सकते जिसमें आप किसी को भी ब्लेम करो. आपको उसमें फैक्चुअल लिखना पड़ता है, और ये बुक फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, गॉसिप पे नहीं. और बात आपने लिखी थी, ऑन द मेकिंग ऑफ हाउ बीजेपी ऑलवेज ग्रूम्स जेन नेक्स्ट लीडर्स. ये अडवाणी जी ने शुरू किया था, उसमें प्रमोद महाजन, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वेंकैया जी सब आए थे. Now there is another thing, but there is a feeling that जो अब जो gen next leaders groom हो रहे हैं, they are more of Rajya Sabha level people who will there is democracy, but there is not room for any disagreement because most of these leaders are dependent on Modi or Amit Shah. नहीं, हमारे जो यंगेस्ट लीडर है, ऐसा नहीं है कि सब लोग राज्यसभा में से आए हैं. मैं तो ऐसा आपको मानता नहीं हूँ. अभी भी हमारे जो यंग पार्टी की जो लीडरशिप है वो चुनाव से भी आई है. हमारे जैसे कुछ लोग राज्यसभा में, लेकिन सब लोग राज्यसभा में ऐसा तो नहीं. आखिर पार्टी के 303 सांसद लोकसभा में जीत करके आए हैं, तो वो अपने उससे जीत कर. पहले में भी ऐसा नहीं था. अडवाणी जी लंबे समय तक राज्यसभा में रहे, जोशी जी राज्यसभा में रहे, राजनाथ जी भी राज्यसभा में रहे, तो राज्यसभा में अरुण जी भी राज्यसभा में रहे, सुषमा जी भी राज्यसभा में रही, वेंकैया जी भी राज्यसभा में रहे, तो राज्यसभा, प्रमोद जी भी एक समय राज्यसभा में रहे, भैरव सिंह जी भी एक बार राज्यसभा में आए, तो कुशाभाऊ भी राज्यसभा नहीं, कुशाभाऊ नहीं आए, लेकिन कोई राज्यसभा में रहना भी बुरा नहीं है. कुल मिलाकर के पार्टी के संगठन को आप कैसे कर रहे हैं? तो पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, सब में राज्यसभा लोकसभा में जैसे पार्टी तय करती है वैसे सब लोग जाते हैं.
और एक और बात है, नेशनलिज्म एज अ नैरेटिव कब बना? क्या कारगिल के टाइम आपको लगा कि बीजेपी को कि नेशनलिज्म था, बट टू प्ले इट अप एज अ बिग नैरेटिव? बिकॉज 98-99 में जब आप जीते कारगिल का, तब हुआ था, जीत हुई थी, उसमें बीजेपी को बहुत हेल्प किया था। उसके बाद आपको लगा कि दिस इज द सेंटिमेंट विच हैज अ कनेक्ट विद पीपल और हमको प्ले अप करना चाहिए। 1950 में जब एक विधान एक निशान का नारा था तो नेशनलिज्म विषय था। बेरुबारी के आइलैंड को 1970 के दशक में जब देने का विषय था तो नेशनलिज्म का विषय था। 1980 के 75 में जब इंदिरा गांधी जी ने देश के लोकतंत्र को कुचला तो उसको बचाना नेशनलिज्म का विषय था। राजीव गांधी के समय में जब बोफोर्स में भ्रष्टाचार किया और देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ होने लगा तो नेशनलिज्म का विषय था। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कारगिल का विषय था तो नेशनलिज्म का विषय था। जो बीजेपी ने परमाणु विस्फोट हुआ तो नेशनलिज्म का विषय था। तो कोई एक इंसिडेंट नहीं है कि नेशनलिज्म को आप एक चीज से करो। पार्टी अगर नेशनलिज्म में विश्वास करती तो समय समय पे जब ऐसे ओकेजन आए तो पार्टी ने किस प्रकार के निर्णय लिए और पार्टी ने अपनी विचारधारा को किस प्रकार से स्पष्टता रखा, वो एक कड़ी है, उसको आप एक घटनाक्रम से जोड़ करके नहीं देख सकते। ये भी लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 2014 का कैंपेन शुरू किया था तो एक वो रेवाड़ी में गए और लोगों से मिले, विदर्भ में गए फार्मर से मिले, और विमेन सेफ्टी का मुद्दा उन्होंने, ये 3 बिग इश्यूज उठाए। बट टुडे वेयर इज दिस गवर्नमेंट? विमेन सेफ्टी, हाथरस का कांड हुआ था, फार्मर्स का तो आपने देख ही लिया है, तो क्या वो मोमेंटम रख पाई है मोदी सरकार? सबसे पहले रेवाड़ी में गए, वन रैंक वन पेंशन का विषय था, उसको एक लंबे समय के बाद हमारी सरकार ने पूरा किया। दूसरा जो किसानों का विषय था तो किसानों के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने डबल इनकम के लिए किसान इंश्योरेंस बीजेपी लेकर के आई, किसान सम्मान निधि बीजेपी लेकर के आई, 99 सिंचाई परियोजनाएं थी उनको पूरा करने का काम हमारी पार्टी ने किया, और जो यूरिया के विषय में जो किल्लत होती थी उसको दूर करने का काम हमारी पार्टी के द्वारा किया। अगर 7 सालों में मैं कम से कम 15 ऐसे निर्णय बता दूंगा जो पार्टी ने किसानों के हितों में किया। और महिलाओं को नाराज है आपसे? नहीं, कहाँ पे नाराज है? रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आपके खिलाफ। कहाँ कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, सब लोग नहीं कर रहे हैं। आप कुछ लोगों के परसेप्शन को सबका परसेप्शन नहीं बना सकते। और महिलाओं के लिए भी बीजेपी ने, चाहे महिलाओं को हमें जो मैटरनिटी लीव को बढ़ाने का कानूनी तरीके से बात हो, नए कोड में स्त्री और पुरुष वेतन को एक करने का विषय हो, काम का महिलाओं को सुरक्षा देने का विषय हो, ट्रिपल कानून जैसे कानून को लागू करने का विषय हो, बहुत सारे कार्य हमारी सरकार में रहते हुए महिलाओं के हितों में किए। आखिरी सवाल, आपकी बुक एंड होती है दिस गवर्नमेंट को लेकर, तो सीक्वल अभी है बाकी क्या? हाँ, आप हमें शुभकामना दीजिए, आगे का सीक्वल भी जरूर आएगा। चलिए, अगली सरकार में अगली किताब। थैंक यू सो मच भूपेंद्र यादव जी एंड ईला जी फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.